नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शरणार्थियों की सूची तैयार करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, 21 जिलों में की गई 32,000 शरणार्थियों की पहचान। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आंकड़े जुटाने का आदेश। राज्यसभा के बीते 2 सत्रों में एआईएडीएमके के ए विजय कुमार ने पूछे सबसे ज्यादा तारांकित सवाल। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुझाव पर सचिवालय ने किया प्रश्नकाल में भाग लेने वाले सदस्यों के आंकड़ों का विश्लेषण। 249वें सत्र में 75% और 250वें सत्र में 65% सदस्यों को मिला तारांकित सवाल उठाने का मौका। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में तेज हुआ चुनाव प्रचार। मतदाताओं के पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दलों ने शुरू किया जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला। लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने का वादा। उत्तर भारत में सर्दी से राहत के नहीं आसार। मौसम विभाग ने जताई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका। हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी हुई बारिश। और देश भर में लोहड़ी की धूम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कल मनाया जाएगा मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू का त्योहार। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शरणार्थियों की सूची बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शरणार्थियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने अब तक 21 जिलों से 32,000 शरणार्थियों की सूची तैयार की है। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों को शरणार्थियों के आंकड़े तैयार करने को कहा गया है। संसद से पारित नागरिकता संशोधन कानून को 10 जनवरी से देश भर में लागू किया गया है। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। दिल्ली, मुंबई की तरह अब लखनऊ और नोएडा में भी पुलिस कमिश्नर होंगे। इससे जहां सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी, वहीं स्मार्ट पुलिसिंग को भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। इस प्रणाली से पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और थाने के स्तर पर आम लोगों की सुनवाई और भी बेहतर ढंग से हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इससे स्मार्ट पुलिसिंग और कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। कानून व्यवस्था के हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश के आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होते ही पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं। जिले के कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार पुलिस आयुक्त के पास होगा। सीआरपीसी की मजिस्ट्रेट पावर वाली कार्रवाई अब तक जिला प्रशासन के अफसरों के पास थी, वो अब पुलिस आयुक्त को मिल जाएगी। सीआरपीसी की धारा 107 से 16, 144, 109, 110, 145 का क्रियान्वयन पुलिस आयुक्त कर सकेंगे। इस प्रणाली से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश सीधे तौर पर आयुक्त दे सकेगा। पुलिस आयुक्त को गैंगस्टर, जिला बदर, असलहा लाइसेंस देने जैसे अधिकार होंगे। अभी तक ये सभी अधिकार जिला अधिकारी के पास थे।
सिस्टम में धरना प्रदर्शन की अनुमति देना और न देना भी पुलिस के हाथों में आ जाएगा। जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण में भी पुलिस को अधिकार मिलेगा। पुलिस आयुक्त सीधे लेखपाल को पैमाइश का आदेश दे सकता है। दंगे के दौरान लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, अगर बल प्रयोग हो रहा है तो कितना बल प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्णय भी पुलिस ही करेगी। अब तक ये फैसला जिला प्रशासन के पास होता था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और क्राइम कंट्रोल जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उन दोनों में हमें बहुत ही एकीकृत रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से हमें काम करने में का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक छोटे से क्षेत्रफल में कई सीनियर मैच्योर ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग होगी, और हमारा पुलिस कमिश्नर एडिशनल डीजी रैंक का होगा जो खुद ही एक मैच्योर ऑफिसर होगा, तो उससे उम्मीद की जाएगी कि इस प्रणाली से अपराध के नियंत्रण में, लोगों के डिलीवरी सिस्टम में, पब्लिक ग्रीवेंसेस में और साथ ही साथ कानून व्यवस्था में जो एक सुधार होना है, वो सुधार की आशा है। इस प्रणाली के तहत सुजीत पांडे लखनऊ के और आलोक सिंह नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि अपराधों पर अंकुश लग सकेगा और न्याय व्यवस्था में तेजी आएगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 को कई राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी दी जा चुकी है। संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए आज बिहार विधानसभा और विधान परिषद का भी एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। कार्यवाही के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को और 10 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। सभी दलों के नेताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया। असम विधानसभा के विशेष सत्र में भी संविधान संशोधन विधेयक 2019 का अनुमोदन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। संसद ने इस विधेयक को पिछले साल 11 दिसंबर को पारित किया था। राज्यसभा में सवाल पूछने के मामले में एआईएडीएमके के सांसद ए विजय कुमार सबसे आगे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू के सुझाव पर सचिवालय ने राज्यसभा के 249वें और 250वें सत्र के दौरान प्रश्नकाल में सदस्यों की भागीदारी का विश्लेषण किया है। राज्यसभा के बीते 2 सत्रों में सांसद ए विजय कुमार ने कुल 13 तारांकित प्रश्न पूछे। 249वें सत्र में ए विजय कुमार की तरफ से कुल 7 सवाल पूछे गए, जो अन्य सदस्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा थे। वहीं 250वें सत्र में ए विजय कुमार ने 6 सवाल पूछे। 250वें सत्र में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले सांसद बने तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर शांतनु सेन। उन्होंने कुल 7 सवाल पूछे। बीते 2 सत्रों में कई अन्य सदस्यों ने भी काफी सवाल किए। इनमें हरनाथ सिंह यादव ने 11, डॉक्टर शांतनु सेन ने 10 तारांकित प्रश्न पूछे। टीआरएस के प्रकाश बांडा, रामनाथ ठाकुर, अमर शंकर साबले, डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे, इन चारों सदस्यों ने 9-9 तारांकित प्रश्न उठाए। कांग्रेस के एल हनुमंथैया, टीडीपी के कनक मेदला रविंद्र कुमार और वाईएसआरसीपी के वी प्रभाकर रेड्डी, इन तीनों सदस्यों ने 8-8 तारांकित सवाल पूछे। राज्यसभा की कुल 25 महिला सदस्यों में से एआईएडीएम की शशिकला पुष्पा रामास्वामी की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान कुल 7 तारांकित सवाल उठाए गए। विश्लेषण के दौरान ये बात भी सामने आई कि राज्यसभा के 249वें और 250वें सत्र में कुल 660 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए। 249वें सत्र में 25 दिनों के दौरान कुल 375 सवाल और 250वें सत्र में 19 दिनों के दौरान कुल 285 सवाल सूचीबद्ध किए गए। विश्लेषण के मुताबिक 249वें सत्र में 75% और 250वें सत्र में 65% सदस्यों को तारांकित प्रश्न उठाने के अवसर मिले। 249वें सत्र के दौरान 177 और 250वें सत्र के दौरान 146 सदस्यों ने सवाल उठाए। बीते दोनों सत्रों में राज्यसभा में सूचीबद्ध कुल 660 प्रश्नों में करीब 25% सवाल सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 7% सांसदों की तरफ से ही उठाए गए, जबकि सूचीबद्ध कुल प्रश्नों में 75% भागीदारी सदन के 1/3 सदस्यों की रही। 249वें सत्र के दौरान 49 सदस्य ऐसे रहे जिन्होंने कोई तारांकित प्रश्न नहीं पूछा,
जबकि 250वें सत्र के मामले में तारांकित सवाल नहीं उठाने वाले सदस्यों की संख्या 80 रही। सत्र के दौरान पूछे जाने के लिए राज्यसभा के करीब 100 सदस्य प्रतिदिन तारांकित प्रश्नों के लिए लगभग 200 नोटिस देते हैं, जिनमें से 25 सवालों को लॉटरी सिस्टम से चुना जाता है और इनमें से 15 सवालों को सदन की कार्यसूची में तारांकित प्रश्न के तौर पर शामिल किया जाता है। बाकी सवालों को अतारांकित प्रश्न के रूप में शामिल किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन अधिकतम 7 नोटिस जमा करने की अनुमति है। संसदीय कामकाज में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके जरिए केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके निष्पादन की जवाबदेही ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की आज संसद भवन स्थित लाइब्रेरी परिसर में बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली और एनसीआर में अपराध की घटनाओं और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में अपराधों के बारे में समिति को जानकारी दी। चर्चा के दौरान पुलिस सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया। इस दौरान छात्र आंदोलन, पुलिस के बल प्रयोग और नए तरीकों से विरोध प्रदर्शनों को संभालने को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। राजधानी दिल्ली में कल से रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस, ईरान और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 13 देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। विदेश और रणनीतिक मामलों के लिहाज से रायसीना डायलॉग काफी अहम है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। कल शाम रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रायसीना डायलॉग में 105 देशों के 180 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और कार्यक्रम में कुल 116 विदेशी वक्ता होंगे। भारत के प्रतिनिधियों को मिलाकर रायसीना डायलॉग में कुल प्रतिनिधियों की संख्या करीब 2000 और वक्ताओं की संख्या 600 के करीब है। इस साल होने वाले रायसीना डायलॉग में कई देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस अवसर पर ईरान, मालदीव, रूस सहित अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विजय गोखले और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और इस बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम रखी गई है युवा शक्ति के माध्यम से बदलाव लाना। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आज सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। देश में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है। किसके ऊपर यह संकट आ सकता है, ये कभी बताया नहीं जा सकता, और इसलिए इस बात को हमारे देश के सभी लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ और सीरियसली उसको ले, इसलिए हमने कार्यक्रमों के बारे में कुछ नीति बनाई है, जिसके बारे में बताया गया है कि 4 बातों के ऊपर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। एक है एजुकेशन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी हितधारकों को तालमेल बनाकर काम करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 2% जीडीपी में गिरावट सड़क दुर्घटनाओं से होती है, जो एक गंभीर मुद्दा है। आज यदि हम सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन कर रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हम सप्ताह ही क्यों मनाएं? क्या हमारा यह सुरक्षा माह नहीं होना चाहिए?
वर्ष का सुरक्षा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस सुरक्षा सप्ताह की एक अपनी अहमियत है, इसका एक अपना महत्व है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बेहतर काम करने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु को पुरस्कृत भी किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भारत में हर साल बढ़ती जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के तमाम लोगों को यातायात के नियमों का पालन करके इन दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन सरोज दास के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में सियासी घमासान जारी है। चुनाव नतीजों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लोगों से तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बहुत काम किए हैं और वो इन चुनावों में सकारात्मक प्रचार अभियान का ही इस्तेमाल करेगी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव जो कैंपेन है उसमें दिल्ली के कोने कोने में जाकर दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनको साथ जोड़ने का काम है कि दिल्ली की जनता खुद दिल्ली में सरकार कैसी हो और कैसे चले उसकी स्टेक होल्डर है और वो क्या क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और वो परेशानी को कैसे निवारण चाहते हैं, वही दिल्ली सरकार का काम है। और दिल्ली में सरकार कैसी चलेगी इसीलिए जो है उसको चलाया गया है। वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अपने 5 साल के शासन में हुए कामकाज के दम पर जनता के बीच उतरी है। पार्टी का ये भी कहना है कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से जुड़े कुछ नए वादों को शामिल कर सकती है। हमने बिजली 200 यूनिट तक फ्री किया, 400 यूनिट तक आधे दाम पे किया, पानी फ्री किया, बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री की, ऑपरेशन फ्री, दवा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। इतने सारे काम हमने दिल्ली के अंदर, जय भीम योजना में कोचिंग फ्री, तमाम फरिश्ते योजना, तमाम काम हमने दिल्ली के अंदर किया है और वही काम लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और उनका अपार समर्थन हमको मिल रहा है। कांग्रेस भी दिल्ली में वापसी की उम्मीद लगाए है। इसलिए पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए कामों को लेकर जनता को अपने पक्ष में करना चाहती है। कांग्रेस के पोस्टरों में कई तरह के वादे भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का जो 15 साल का शानदार शासन है उसकी उपलब्धियों और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं। हमने 69 फ्लाईओवर्स दिल्ली को दिए, हमने दिल्ली को मेट्रो दी, एलिवेटेड रोड्स दिए, ड्रेन्स दी, हमने दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने का प्रयास किया, हमने दिल्ली को 24 घंटे बिजली दी, हमने बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया, हमने CNG इंट्रोड्यूस की। इन्होंने क्या किया वो बताएं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए 8 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजों का ऐलान 11 फरवरी को किया जाएगा। दिल्ली में शुरू हो चुके सियासी समर के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने जनता के बीच जाकर वादों की झड़ी लगानी शुरू कर दी है, जिसमें सस्ती बिजली, सस्ता पानी से लेकर तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया गया है। ऐसे में जनता किस पार्टी को ये वादे पूरा करने का मौका देगी, ये आने वाली 11 फरवरी ही तय करेगी। कैमरामैन सुधीर के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। विभिन्न धर्मों में महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। केरल के सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई को 9 जजों की संविधान पीठ ने आज 3 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने कहा कि वो केवल 5 जजों की पीठ की ओर से पुनर्विचार आदेश में सौंपे गए सवालों पर सुनवाई करेगी। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के महासचिव सुनवाई के लिए विचारार्थ विषयों को जोड़ने या नए सिरे से परिभाषित करने के लिए वकीलों के साथ चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं से 17 जनवरी को बैठक करने को कहा है।
और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार ने रिकॉर्ड कायम किया है। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 260 अंक की बढ़त के साथ 41,860 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 73 अंक की बढ़त के साथ 12,330 की नई ऊंचाई पर जा पहुंचा। दिन भर के कारोबार में भी सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 41,899.63 अंक तक और निफ्टी 12,337.75 तक पहुंचा। कारोबारियों के मुताबिक सकारात्मक घरेलू और वैश्विक रुख साथ ही इन्फोसिस के शेयर में उछाल के बीच बाजार में तेजी आई। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी ने लावा और आग उगलना शुरू कर दिया है। ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में राख के बादल दिखाई दिए और आसपास के इलाके राख से पट गए, जिसके बाद प्रभावित इलाके को खाली कराया गया। यहां से करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी राख 70 किलोमीटर दूर राजधानी मनीला तक पहुंच गई। ज्वालामुखी फटने के बाद आसपास के इलाकों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। हालात को देखते हुए फिलीपींस में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ज्वालामुखी से राख निकलने और भूकंप के झटकों को देखते हुए नजदीक के कई इलाके खाली कराए जा रहे हैं। स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए। फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज भी एहतियातन बंद रखा गया है। ज्वालामुखी से निकल रही राख की वजह से करीब 240 उड़ानें रद्द की गई हैं। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी मौसम करवट लेगा। बारिश के आसार भी जताए गए हैं। कश्मीर घाटी के मैदानी भागों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी के चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज उड़ान संचालन बाधित रहा। खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यातायात के लिए लगातार दूसरे दिन बंद रहा। लद्दाख के ऊंचाई वाले हिस्सों में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में लद्दाख क्षेत्र में हल्की बर्फबारी और कश्मीर क्षेत्र में बारिश की संभावना व्यक्त की गई। लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले और लेह जिले के कुछ भागों में कल रात से भारी बर्फबारी हो रही है। लगातार पड़ रही बर्फ से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। लेह और करगिल के बीच वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश में मनाली समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका के चलते हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 16 जनवरी के लिए भी तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। और इधर पंजाब और हरियाणा गरज के साथ यहां पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा हो सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज दिल्ली में बैठक की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने दूरी बनाए रखी। इन दलों के कोई भी नेता बैठक में शरीक नहीं हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन कानून को जल्दबाजी में लाया गया है। बगैर किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के
जो अपनाना चाहिए था किसी भी कानून को लाने के लिए, किसी भी बिल को पार्लियामेंट में शुरू करने से पहले जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, उसको बिल्कुल बाईपास करते हुए अचानक 370 आर्टिकल 370 को खत्म करने का बिल लाया। कानून लाने में जल्दबाजी से जुड़े आरोपों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि संसद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2 दिन बहस हुई और वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के दौरान सभी दलों ने इसमें हिस्सा लिया। संसद में 2 दिन भर खुली बहस हुई, वोटिंग भी हुई, सबों ने चर्चा में भाग लिया और फिर निर्णय हुआ। अब कहा जा रहा है कि संसद में नागरिकता संशोधन कानून हड़बड़ी में पारित किया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पहले एक चीज बताएं, क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि पाकिस्तान में आस्था के कारण सबसे अधिक पीड़ित गरीब है? और आपको बता दें कि गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में महाराष्ट्र का दबदबा कायम है। पदक तालिका में पहले नंबर पर काबिज महाराष्ट्र ने अब तक कुल 74 पदक जीते हैं। इनमें 17 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है हरियाणा। हरियाणा ने कुल 47 पदकों पर कब्जा जमाया है और इनमें 17 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। 17 वर्ष से कम उम्र की कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की लड़के और लड़कियों की टीम ने आज स्वर्ण पदक जीते। लड़कियों की टीम ने तमिलनाडु को 25 के मुकाबले 20 अंकों के अंतर से हराया, जबकि लड़कों की टीम ने राजस्थान को 45 के मुकाबले 26 अंकों से पराजित किया। तीसरे पायदान पर है दिल्ली। दिल्ली में अभी तक कुल 33 पदक जीते हैं। इनमें 13 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। और देश के कई हिस्सों में आज लोहड़ी का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर छोटे से लेकर बड़े लोहड़ी जलाने के साथ नाच गाकर पर्व को मना रहे हैं। इसके अलावा मूंगफली और रेवड़ी बांटकर खुशियां बांट रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण और पौष के त्योहारों पर भारत और विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है कि लोहड़ी का त्योहार सबके जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि का संचार करे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि हमारे जीवन में, परिवार में और समुदाय और राष्ट्रीय जीवन में प्रकाश और हमारे हृदयों में आत्मीयता की ऊष्मा लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उमंग और उल्लास का ये पर्व आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा